2017 का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन क्लास 11 का क्वेश्चन पेपर हम लोग कर रहे हैं। हम लोग फ़िलहाल करेंगे हम लोग MCQ और ACQ। कॉस्टिंग से 40 मार्क का आता है और टैक्सेशन से कितना मार्क का आता है? 40 मार्क। 40 में कॉस्टिंग में आपका 12 ठो MCQ मिलेगा और 6 ठो ACQ मिलेगा, और टैक्सेशन में 12 ठो MCQ मिलेगा और 6 ठो क्या मिलेगा? ACQ। माने टोटल 36 मार्क्स हो रहा है, जिसमें 18 मार्क्स कॉस्टिंग में, 12 6 18, और टैक्सेशन में आपको 18। समझ पा रहे हैं? जो वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा भाई, PDF से डाउनलोड कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर को, अगर आपके पास है तो ओके। आ जाइए 1 नंबर में आइए। 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट यूनिट फॉर केमिकल इंडस्ट्री। कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है कॉस्ट पर केजी, कॉस्ट पर लीटर। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? माने जिसको आप मेजर कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? कॉस्ट पर बोतल, कॉस्ट पर पीस, इसको कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पूछा केमिकल इंडस्ट्री का कॉस्ट यूनिट क्या होता है? किलोग्राम में होता है, वजन होता है। 1 किलो केमिकल है, 2 किलो केमिकल है, किलोग्राम में होता है। समझे क्या बोले? क्लियर? आंसर टिक किया हुआ है। वेयर द बीन कार्ड इज कैप्ट। बीन कार्ड कहाँ रखा रहता है? स्टोर डिपार्टमेंट में। सुन लो, 2 तरीका का कार्ड है। एक है बीन कार्ड, जिसमें खाली क्वांटिटी लिखते हैं, 1000 केजी माल गया, 2000 केजी माल गया, इसको कहते हैं बीन कार्ड। स्टोर लीजर का मतलब उसका अमाउंट भी लिखेंगे, समझ पा रहे? क्वांटिटी भी लिखेंगे, माने पूरा रिकॉर्डिंग करेंगे, उसको स्टोर लीजर बोलेंगे। तो यहाँ बोला बीन कार्ड कहाँ रखते हैं? स्टोर डिपार्टमेंट। सी नंबर, इफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25% देन प्रॉफिट ऑन सेल विल बी। कॉस्ट पे 25% है तो सेल पे कितना होगा? हम आप लोग ऐसे रट के सिखाए हुए हैं, ऐसे ही 20 बोल दीजिएगा। देखिए कैसे होगा 20। कॉस्ट पे क्या बोला है भाई? कॉस्ट पे बोला 25%, तो सेल पे कितना होगा? ये देखो, हम ऐसे बताएं ना, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेल प्राइस। क्या चीज़ पे दिया है? दिया है कॉस्ट पे। कॉस्ट पे 25% है तो लिख सकते हैं 25/100। 25% को 25/100 लिख सकते हो ना। काटेंगे तो कितना आएगा? 1/4। 1 हम क्या बोले? कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए ऊपर वाला नीचे में ऐड होता है। ऊपर 1 है तो 1 ऐड होगा, माने इधर अगर सेल पे आएंगे तो 1/5 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? तो कॉस्ट से हम सेल पे चले गए 1/5, और परसेंटेज चाहिए हमको, परसेंटेज। तो 1/5 में इंटू 100 मार दो। 1/5 में इंटू 100 मार दीजिए, आपका आ जाएगा कितना परसेंट? 20%। कितना परसेंट? तो हम कॉस्ट से सेल पे चले गए, इंटू 100 मार दिया, हमारा परसेंटेज आ गया। कितना परसेंट आया भाई? 20%। कितना परसेंट? और कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए ऊपर वाला नीचे में क्या होता है? ऐड होता है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या है भैया? डी नंबर, इफ प्रोडक्शन इन इंक्रीज और डिक्रीज बाई 1 यूनिट द चेंज इन टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड। या तो प्रोडक्शन 1 यूनिट से बढ़ गया या तो कम हो गया, तो जो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। हम हमेशा बताएंगे चेंजेस को क्या बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? 1 यूनिट कम बनाओगे तो कम खर्चा लगेगा, ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा खर्चा लगेगा, इसी को तो मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। समझा क्या बोले? हाँ। GIT का मतलब होता है जस्ट इन टाइम। GIT का फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है समय पे। समझ पा रहे हैं? माल अवेलेबल होना चाहिए, समय पे आपके दुकान में माल अवेलेबल होना चाहिए, आपके गोडाउन में माल अवेलेबल होना चाहिए, इसको हम कहते हैं जस्ट इन टाइम। चलो, EOQ का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर, प्यार से इसे कहते हैं री ऑर्डर क्वांटिटी। प्यार से क्या कहते हैं? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। F का 2 नंबर है भाई। G नंबर, द टाइम ऑफ प्रिपरेशन रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज। जिस समय हम क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग का रिपोर्ट बनाते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उसे हम क्या कहेंगे? समझ रहे हैं? उसे हम कहेंगे, और G का 4 नंबर होगा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का क्या है? डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट, आपको पेपर मिला है भाई, खोलें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्या है? H नंबर, कॉस्ट सेंटर इज। अरे कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट का ऊपर खर्चा हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऊपर, सेल्स डिपार्टमेंट का ऊपर, समझ पा, रिसर्च डिपार्टमेंट का ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट के खर्च को कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे कोचिंग को चलाने में 20,000 का महीना खर्चा लगा, तो एक सेंटर को चलाने में खर्चा लगा ना भाई। तो कॉस्ट सेंटर किसको बोलेंगे? पूरा एक डिपार्टमेंट पे खर्च होगा। तो क्या बोला है? देखिए, तो कॉस्ट सेंटर क्या है इसमें से? प्रोडक्शन लोकेशन, सर्विस फंक्शन, ऑल ऑफ दीज होगा। अच्छा, सब पे कॉस्ट सेंटर होता है।
आई नंबर, इफ एवरेज स्टॉक लेवल 4600 यूनिट, मिनिमम स्टॉक लेवल 1400, देन मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अरे एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला तो जानते ही है, मैक्सिमम स्टॉक प्लस मिनिमम स्टॉक डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई क्रॉस मल्टीप्लेशन मार के जोड़ घटाव करिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 7800। 7000। ए देखो एवरेज स्टॉक का फार्मूला था ना, एवरेज स्टॉक का फार्मूला था मिनिमम प्लस मैक्सिमम, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, यही था ना। तो एवरेज स्टॉक कितना दिया हुआ, 4600। मिनिमम कितना है भाई, 1400 दिया है। मिनिमम कितना दिया है, 1400। मैक्सिमम नहीं पता है तो मैक्सिमम ब्लैंक रहेगा, डिवाइड बाई 2 मारो, क्रॉस मल्टीप्लेशन मारोगे ना, इधर से इधर, इधर से इधर जोड़ घटाव करोगे तो 7800 आएगा, करके देख लेना। चलो उसके बाद क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल लॉस, इसमें से कौन सा नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस माने जो होगा ही होगा, रोक नहीं सकते उसको, नॉर्मल लॉस होगा ही होगा। लॉस ड्यू टू इवापोरेशन, इवापोरेशन माने उड़ गया, इवापोरेशन माने उड़ने को कैसे रोक देंगे रे बाबा, थोड़ा बहुत तो तेल उड़बे करेगा बेचेंगे तो, समझा। तो उड़ेगा तो उसको थोड़े रोक लेंगे। तो आप एप्पल बेचोगे तो थोड़ा बहुत सर्वे करेगा, समझा। टमाटर बेचेगा तो थोड़ा बहुत सर्वे करेगा, वो नॉर्मल लॉस है, उसको कैसे रोक लेगा, समझा। समय से बेचना होगा, नहीं तो होगा बर्बाद। चलो लॉस ड्यू टू इवरेशन। ए के नंबर, ओवरहेड कॉस्ट एडेड विथ प्राइम कॉस्ट विल बी, है ओवरहेड कॉस्ट अगर प्राइम कॉस्ट में जोड़ देंगे तो क्या आता है, टोटल कॉस्ट। क्या आता है, ओवरहेड माने क्या होता है, ऐसा खर्चा जो लगा लेकिन समझ में नहीं आया। नामी में तो लिखा है ओवर हेड माने खोपड़ी के ऊपर गया, ओवर माने ऊपर, हेड माने खोपड़ी माने सर, सर के ऊपर गया, नहीं समझा। तो ऐसा खर्चा जो लगा लेकिन समझ नहीं आया उसको ओवरहेड बोलेंगे। हाँ तो टोटल कॉस्ट आएगा। चलो नेक्स्ट, जे नंबर, द एक्सपेंस विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में इसमें से क्या नहीं ऐड होता है, सेल्समैन कमीशन, गोडाउन एंड एडवर्टीजमेंट, ये सब ऐड होता है, डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होता। करेक्ट आंसर डेप्रिसिएशन। डिफाइन कॉस्ट, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी इनकट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु बनाने के लिए जो भी रुपया खर्चा किया उसको कॉस्ट बोलते हैं। सामान बनाने के लिए जो भी रुपया खर्चा किया उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है भाई, एडिशनल कॉस्ट। क्या बोलिए, एक्स्ट्रा लगा या चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन। मेंशन वन लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का डिसएडवांटेज बताना, इनएक्यूरेसी, सही रिजल्ट नहीं आता, इनएक्यूरेसी है, एक्सपेंसिव है, महंगा पड़ता है। क्या कि कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए आंडू पांडू लोग थोड़े कॉस्ट अकाउंटिंग करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर करना होगा तो रुपया लेगा ना, फ्री में थोड़ी कर देगा, एक्सपेंसिव है। लिमिटेशन में डिसएडवांटेज होता है। लिमिटेशन में क्या आता है, व्हाट इज स्टोर लेजर। स्टोर लेजर इज द रिकॉर्डिंग ऑफ क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। क्वांटिटी, रेट एंड इट इज प्रिपेयर बाय द स्टोर डिपार्टमेंट। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। चलो किसका बात करें, स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में क्वांटिटी भी लिखते हैं, रेट भी लिखते हैं, अमाउंट भी लिखते हैं। क्वांटिटी भी लिखते हैं, रेट भी लिखते हैं, अमाउंट भी लिखते हैं, लिखवा दे रहे स्टोर लेजर, चिंता मत करिए। व्हाट इज ओवरहेड, ओवरहेड इज द एग्रीगेट, ओवरहेड इज द ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑफ ऑल इनडायरेक्ट, जितना इनडायरेक्ट कॉस्ट है सबको जोड़ दो, ओवरहेड आ जाएगा। ओवरहेड इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, जितना इनडायरेक्ट कॉस्ट है सबको जोड़ दो, क्या आ जाएगा, ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लिखवाया हुआ है भाई, लिखवाया हुआ है। चलो फिर पूछा गया व्हाट मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लिखे हुए हैं, देखो पीडीएफ में लिखे, मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल। अब तो याद करना पड़ेगा, इसमें मैं क्या करूं, मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला याद कर लीजिएगा। चलो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्या फार्मूला है, 2AO/CC, तो 2 CC सटा देना, 2 CC देखो सटा दिए 2 CC। देखो ई नंबर, विच टाइप ऑफ कॉस्ट नॉट टू बी कंसीडर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में क्या नहीं लेते हैं, फाइनेंस कॉस्ट जैसे इंटरेस्ट, इनकम टैक्स, डिविडेंड, ये सब फालतू खर्चा नहीं लेते हम लोग कॉस्ट शीट बनाते समय, समझे। डिस्काउंट ये सब नहीं लेते। एफ नंबर, रीऑर्डर लेवल माइनस सेफ्टी ऑफ स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन होता है, याद करना होगा, ये फार्मूला है, इसमें हमारा कोई रोल गोल नहीं है, आंसर लिखा हुआ है प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। ग्रुप सी हम वीडियो में करके दिखा रहे हैं सभी लोगों को, क्योंकि यहाँ संभव नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन है। टैक्सेशन का पहले MCQ और SCQ सोल्व करा दें, आ जाइए टैक्सेशन में।
पार्ट बी टैक्सेशन में आइए, थोड़ा स्क्रॉल करिए, पीडीएफ को आपको मिल जाएगा। मिल गया है तो चले आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड एज अ डायरेक्ट टैक्स, इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है भैया? पहला वाला इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, सब बाकी इनडायरेक्ट टैक्स है। चलो, डायरेक्ट टैक्स माने आपसे डायरेक्टली टैक्स लिया जाएगा। मिस्टर एक्स रिसीव चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 500 रुपया पर मंथ फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फॉर हिज ओनली सन। एगो बेटे है, एगो बेटा का ये ले रहा है 500 रुपया पर मंथ, तो 500 इंटू 12 6000 ले रहा। एगो बच्चा तो एक बच्चा का छूट मिलेगा 100 रुपया पर मंथ, 100 रुपया तो 100 इंटू 12, 100 इंटू तो मिला है 6000। अरे 500 इंटू 12, 500 इंटू 12 मिला है कितना? 6000। छूट कितना लेंगे हम लोग? 100 रुपया करके। एक को बच्चा तो एक का छूट मिलेगा, पड़ोसी का बच्चा थोड़े लेकर ला के छूट लोगे। 100 इंटू 12 1200, तो 6000 में से 1200 घटा दो, जो बचा वो क्या बचा? 4800। क्या बचा? समझा? हाँ चलो भैया, 4800 आंसर लगाया हुआ है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एसएससी शैल बी डिटरमाइन एज अंडर। रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का क्या चीज़ के आधार पर डिटरमाइन करते हैं भाई? ईच ऑफ द प्रीवियस ईयर सेपरेटली। प्रत्येक साल का रेसिडेंट अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम सेपरेट निकालते हैं, अलग अलग। चलो, ई का 2 नंबर। एफ नंबर, नंबर ऑफ हेड्स ऑफ इनकम। अरे बाबा, कौ हेड्स है कमाने का? 5 को जरिया है। इनकम टैक्स बोलता है 5 को जरिया है कमाने का। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 को तरीका है कमाने का, समझे? ये बात पूछा नहीं है, क्यों इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं? ताकि डिटेल में आएगा तो लिखने के लिए, समझा? हाँ। आगे बढ़ते हैं। कौन ठो? अरे बाबा 5 ठो। नेक्स्ट, जी नंबर। मिस्टर एक्स इज एन इंडियन सिटीजन। फर्स्ट टाइम ही वेंट इंग्लैंड 1 जनवरी 2013, टेकिंग एन एम्प्लॉयमेंट इन ब्रिटिश कंपनी फॉर 3 ईयर्स। इंडियन सिटीजन है बेटा, इंग्लैंड चला गया, ब्रिटिश कंपनी में 3 साल नौकरी कर लिया। द कंप्लीसन ऑफ टेन्योर ऑफ हिज सर्विस कम बैक टू इंडिया परमानेंटली। परमानेंट आ गया, बोला रुपया बहुत गोरा लोग से कमा लिए, अब चलो अपना देश में चलो, सब भराठी का देश में चलो। सब लोग रहते हैं इंडिया में, काला गोरा सब रहता है इधर, समझा? हाँ, सावरा है भी काला, समझा, है भी गोरा, सब रहता है इधर। बोला चलो अब इंडिया में चलो, 3 साल हो गया। आ गया 3 जनवरी को। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 15-16। देखो भाई, 3 साल जो बाहर रहा वो तो पिछला साल सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा कोई भी कंडीशन। 3 साल जो बाहर रहा, जब से रहा उसका आगे वो सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन जो बाहर रहा नौकरी 3 साल की, वो तो नॉन रेसिडेंट ऐसी है, समझा? चलो, नॉन रेसिडेंट। नेक्स्ट, एच नंबर। इफ एन इंडियन ओरिजिन विजिट इंडिया देन ही शुड स्टे डैश इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। बोला जा रहा है कि इंडिया में कम से कम कितना दिन गुजारी है भाई रेसिडेंट होने के लिए? पिछला साल 182 दिन गुजारी है। भारत में कम से कम कितना दिन गुजारी है? 182 दिन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव बाय एम्प्लॉई फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। सेक्शन, इसका सेक्शन कितना? अरे बाबा, सेक्शन इसका है नहीं, गलत दिया हुआ। 10 सबसेक्शन 14 तो होगा ही नहीं। हाउस रेंट अलाउंस रिसीव है ना, गलत है, गलत है। क्या पूछा है? क्लेम डिडक्शन, गलत लगाया हुआ। 3 नंबर होगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A 3 नंबर होगा भाई, गलत आंसर लगाया हुआ है। चलो, जे नंबर। इफ़ अ पर्सन सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 बट ही डज नॉट सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स दैन रेसिडेंशियल स्टेटस है। 6 सब सेक्शन 1 को सेटिस्फाइड किया, लेकिन 6 सब सेक्शन 6 को सेटिस्फाइड नहीं किया, माने रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरीली वाला है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 क्या था? ऑर्डिनरीली का था, कि 2 कंडीशन था, दोनों का दोनों सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। 2 आउट ऑफ 10 और 730 डेज आउट ऑफ कितना ईयर? लास्ट 7 ईयर। लास्ट दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तो तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाओगे, नहीं सेटिस्फाइड करोगे तो नॉट ऑर्डिनरी। तो रेसिडेंट तो है बट क्या कहलाएगा? नॉट ऑर्डिनरी। देखो 2 नंबर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली। के नंबर। इफ़ फॉरेन कंपनी कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, फॉरेन कंपनी को इंडिया से कंट्रोल करते हैं, सिलेबस में नहीं है तो क्यों पूछा है बिग डेथ लोग? सिलेबस में तो नहीं है, हाँ नहीं दिया सिलेबस में। और इफ अ फॉरेन कंपनी कंट्रोल फ्रॉम इंडिया देन इट्स इनकम फ्रॉम बिजनेस विल बी टैक्सेबल अंडर, सुन लो ध्यान से, फॉरेन कंपनी को इंडिया में बैठ के कंट्रोल होता है तो उसका इनकम जो है, समझ रहे हैं क्या कहलाएगा?
बोथ कहलाएगा तीनों, रेसिडेंट और रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली। चलो इंडिया में बैठ के काम हो रहा। जे नंबर, ट्रांसपोर्ट अलाउंस रिसीव बाई फिजिकली हैंडीकैप। हैंडीकैप को ट्रांसपोर्ट अलाउंस निर्मला दीदी बोली है 3200 टका मिलबे, माने 3200 रुपया, पहले 1600 मिलता था, अभी कितना है तो काट के देख लो, लिख दिए 3200 रुपया पर मंथ। समझा, पुराना किताब है ना तो 1600 रुपया, उस समय 1600 था, लेकिन अभी लेटेस्ट क्या है 3200। ऑप्शन में नहीं रहेगा, आप टिक्की में तो क्या करेंगे, 1600 से काम चलाएंगे। ऑप्शन आ गया रे बाबा, 3200 है नहीं है। हैंडीकैप है, हैंडीकैप में कौन आता है, अंधा हो तुम हैंडीकैप, माने लंगड़ा लुल्ला करना बहरा सब आ जाएगा उसी में हैंडीकैप। तो 3200 कम ही है। नॉर्मल व्यक्ति के लिए कोई छूट नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए कोई छूट, समझा। चलो ये पूछ रहा काला लोगों के लिए नहीं छूट है। चलो रे बाबा, ग्रुप बी में आओ, ग्रुप बी में आओ। व्हाट डू यू मीन बाई एसएससी? एसएससी कौन है रे बाबा? एसएससी मीन्स अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, लिखवाया गया है। एसएससी मीन्स अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। एसएससी माने ऐसा व्यक्ति जो टैक्स देने के लिए जिम्मेवार है। व्हाट डू यू मीन बाई सोर्स ऑफ इनकम? सोर्स ऑफ इनकम किसको बोलते हो भाई? सोर्स ऑफ इनकम, इनकम के स्रोत क्या है? इनकम के स्रोत लिख देना, पास टू हेड का नाम। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। हाँ तो बहुत तुमको हार्ड लग रहा है। चलो, स्टेट वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस। बोला ये वो बेसिक प्रिंसिपल बताओ। ही मस्ट बी रिसाइडेड इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज इन कौन सा ईयर? प्रीवियस ईयर। कौन सा ईयर? कम से कम भारत में पिछला साल 182 दिन गुजारिए। और दूसरा वाला कंडीशन क्या था? कम से कम पिछला साल भारत में 60 दिन गुजारिए और वहाँ से पिछला लगातार 4 साल में आप 365 दिन गुजारिए। समझे? दोनों में कोई एक भी सेटिस्फाइड करो रेसिडेंट, कोई एक ही कंडीशन लिखना था। चलो नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट अंडर विच हेड, सॉरी क्या है, विच टू एडिशनल कंडीशन आर फुलफिल्ड फॉर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी है। 2 एडिशनल कंडीशन बताना है, 2 आउट ऑफ 10 ईयर और 730 आउट ऑफ 7 ईयर। आउट ऑफ यही 2 एडिशनल कंडीशन था, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में था। चलो आगे बढ़ते हैं। अंडर विच हेड गेन अराइज फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग इज टैक्सेबल। बोला गेन होगा ना तो कौन सा हेड में जाएगा? कैपिटल गेन। कौन सा हेड में जाएगा? देखो बुरबकई वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, गेन हुआ कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन। सिलेबस में थोड़ी है, 12 का सिलेबस में कैपिटल गेन है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ 11 में आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स में भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया था आउट ऑफ सिलेबस, समझा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डी नंबर, स्टेट द टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम SBI इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गुप्ता हु इज नॉन रेसिडेंट SSC है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ फिक्स डिपॉजिट से, समझ पा रहे हैं, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गुप्ता जो कि नॉन रेसिडेंट SSC है। SBI से मिला है। भारत में कहीं से भी तुमको रुपया मिलेगा ना टैक्सेबल, बात खत्म। तुम नॉन रेसिडेंट हो रेसिडेंट हो मतलब नहीं है। इंडिया से पैसा मिलेगा टैक्सेबल, इंडिया से पैसा मिलेगा तो बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या? स्टेट द टैक्सेबिलिटी ऑफ कंसल्टेंसी फी रिसीव फ्रॉम सर्विस रेंडर इन जापान बट रिसीव्ड इन इंडिया। है इंडिया में रिसीव होगा पैसा टैक्सेबल, पर आए थे रेसिडेंट वाला में लिस्ट लिखवाए थे। चलो उसके बाद देखो क्या है। ई नंबर, श्री बी सेन ऑफ कोलकाता अर्न इनकम 50,000 फ्रॉम एग्रीकल्चरल एंड सिचुएटेड इन नेपाल। व्हाट इज द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इनकम? है 50,000 एग्रीकल्चर से इनकम हो, लेकिन ज़मीन था नेपाल में, फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली समझ पा रहे हैं? नेपाल उपाल में जब जगह रहेगा उससे खेती से कमाई हो रहा तो अब पूरा पे टैक्स लगेगा, कोई छूट नहीं है। एग्रीकल्चरल इनकम छूट है बट इंडिया में खेत होना चाहिए, समझा। इंडिया के बाहर है तो फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली, हाँ तो पूरा टैक्स लगेगा। चलो मेंशन द टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स। है गिफ्ट मिला पेरेंट्स से, क्या टैक्स लगेगा? इट शुड बी फुल्ली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इट शुड बी फुल्ली एग्जम्प्टेड फ्रॉम। माता पिता तुमको एक तो फ्लैट गिफ्ट कर दिया तो टैक्स लगेगा, कार गिफ्ट कर दिया तो टैक्स लगेगा। माता पिता नहीं गिफ्ट करेंगे तो क्या बाहर का पड़ोसी गिफ्ट करेगा? सचिन बोला हमको करेगा, तो सपना है भाई, माता पिता ही करेंगे। समझे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? फुल्ली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स है वो क्या चीज़ के डेफिनेशन में आता है? रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं। क्या चीज़ के डेफिनेशन में आते हैं भाई? तो फुल्ली एग्जम्प्टेड, फुल्ली
हो गया सारा। और लॉन्ग क्वेश्चन मैं तो करा ही रहा हूँ वीडियो में। चलो